जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंट ईवीएस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और प्यारे साथियों, ईवीएस से फैक्चुअल टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं इन्वायरमेंट से जो फैक्चुअल नहीं होते बल्कि वो अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और उन क्वेश्चनों को सही करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो आपका पढ़ा हुआ ही हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जब उस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो उस टाइम आपकी सोच किस तरीके की है, आप कितना समझकर उस क्वेश्चन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ इन्वायरमेंट के कुछ ऐसे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अंडरस्टैंडिंग टाइप के हैं। इन क्वेश्चनों को हर एक वो कैंडिडेट सोल्व कर सकता है जिसने चाहे अच्छे से ईवीएस को पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, बस केवल अंडरस्टैंडिंग ठीक होनी चाहिए, उसका समझने का तरीका ठीक होना चाहिए। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। और प्यारे साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और अपनी जो यूट्यूब वीडियो की जो स्पीड है इसको नॉर्मल से बढ़ाकर 1.50 या 1.75 कर लो, क्योंकि अब इतना टाइम है नहीं कि हम बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पर देखें। जो क्वेश्चन आपको आता है जिसको आप डायरेक्टली सोल्व कर लेते हो उसको आप स्किप करके आगे की ओर बढ़ो। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंट के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हैं, जो फैक्चुअल टाइप के नहीं हैं और जिनको हर कोई ठीक कर सकता है यदि वो सही ढंग से इन क्वेश्चनों को समझता है। तो सबसे पहले तो मैं शुरुआत करता हूं एक फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन से। देखो, भारत में कुल विद्युत उत्पादन में इनके योगदान के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा स्रोत के सही क्रम की पहचान कीजिए। ताप विद्युत संयंत्र टीपीपी, विशाल जल विद्युत परियोजना एलएचपी, परमाणु ऊर्जा एनई, नवीकरणीय ऊर्जा आरई, जिसमें सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जैव मात्रा और लघु जल विद्युत परियोजनाएं सम्मिलित हैं। ठीक है, यहाँ पर आप क्वेश्चन को समझ लिए होंगे कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं। इसके ये 4 ऑप्शन हैं, इनको आप अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है कि भारत में सबसे ज़्यादा विद्युत किससे पैदा की जाती है, उससे कम किससे की जाती है, उससे कम किससे की जाती है। यहाँ पर एक बार आप देख लो, टीपीपी का फुल फॉर्म होता है ताप विद्युत संयंत्र। इसके अलावा प्यारे साथियों बात करें एलएचपी, इसका फुल फॉर्म होता है विशाल हाइड्रो पावर, विशाल जल विद्युत परियोजना। एनई का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा। और आरई का फुल फॉर्म होता है नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी। अब इनको आपको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है कि भारत में सबसे ज्यादा बिजली किससे पैदा होती है, उससे कम किससे होती है, उससे कम किससे होती है, उससे कम किससे होती है। अब देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, कुछ लोगों को ये फैक्चुअल टाइप का लग रहा होगा कि जो क्वेश्चन जो कैंडिडेट पढ़ा हुआ होगा वही इस क्वेश्चन को ठीक करेगा, लेकिन देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हर एक वो कैंडिडेट ठीक कर सकता है जिसको समझने का थोड़ा सा सही तरीका है, जिसमें थोड़ा सा सही कॉमन सेंस है। देखो यहाँ पर क्या है, एल एच पी मतलब विशाल जल विद्युत परियोजना, टीपीपी मतलब ताप विद्युत परियोजना, एल एच पी मतलब विशाल जल विद्युत परियोजना। तो यहाँ पर शुरुआत किससे हो रही है? सबसे पहले तो ये देखो, विशाल जल विद्युत परियोजना से हो रही है और ताप विद्युत परियोजना से हो रही है। अब ताप विद्युत परियोजना और विशाल जल विद्युत परियोजना, विशाल जल विद्युत परियोजना में वो समस्त परियोजनाएं शामिल है जिसमें जल के द्वारा विद्युत पैदा की जाती है, मतलब टरबाइन के ऊपर पानी डालकर बिजली पैदा की जाती है। ताप विद्युत संयंत्रों में उन संयंत्रों को शामिल किया जाता है जहां पर जलाकर बिजली पैदा की जाती है, जैसे कोयला जलाकर बिजली पैदा की जा रही है, गैस जलाकर बिजली पैदा की जा रही है, पेट्रोल जलाकर बिजली पैदा की जा रही है, तो इसको हम कहेंगे तापीय। तो अब आप खुद सोचो कि सबसे ज्यादा बिजली जल से पैदा की जाती है ताप से पैदा की जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमें केवल दो में कंपेयर करना है, तो जायज सी बात है ताप से ज्यादा बिजली पैदा की जाती है। तो हमारे ये तो कंफर्म हो गया है कि केवल इन दो के बीच में बनेगा आंसर। अब दो के बीच में कौन सा बनेगा? अब यदि हमें इन दो के बारे में पता चल जाए, आर ई और एल एच पी मतलब नवीकरणीय ऊर्जा और जल विद्युत परियोजना, तो हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। प्यारे साथियों देखो, भारत में सबसे ज़्यादा जो बिजली है ताप के द्वारा पैदा की जाती है। थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था कि भाई कोयले की कमी की वजह से बिजली कटौती की जाएगी,
राजस्थान में पूरे में बिजली की कटौती हुई थी, और जगह भी हुई होगी। बात की जाए उत्तरी भारत की, तो उत्तरी भारत में सदाबहानी नदियां बहती हैं, जैसे गंगा है, यमुना है, जो सदा बहती रहती हैं, तो वहां पर टरबाइन लगाकर बिजली पैदा की जाती है। तो देखो सबसे ज्यादा जो बिजली पैदा की जाती है ना, वो ताप के द्वारा की जाती है, उसके बाद में जल से की जाती है। किससे की जाती है? जल से की जाती है। जल के बाद में प्यारे साथियों नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से की जाती है। अब नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में कौन कौन शामिल है? जैसे पवन के द्वारा पवन चक्की लगाकर पैदा कर दी गई, इसके अलावा फोटोवोल्टिक सेल लगाकर सूर्य किरणों से बिजली पैदा कर दी गई, ये शामिल होते हैं। और सबसे कम होता है प्यारे साथियों न्यूक्लियर से, परमाणु से अभी बहुत ज़्यादा बिजली पैदा नहीं होती, केवल नाम मात्र बिजली पैदा हो रही है। तो यहाँ पर कॉमन सेंस के बेस पर आप इस क्वेश्चन को ठीक कर सकते हो, यदि आप थोड़ा सा सही ढंग से उस टाइम अपने दिमाग को काम लोगे तो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको परसेंट रेशियो भी बता देता हूँ। देखो भारत में ताप के द्वारा 87.27% बिजली पैदा की जाती है। सॉरी, आप केवल इतना ही याद कर सकते हो इसको। बाकी देखो ताप के द्वारा 68.14% बिजली पैदा की जाती है। विशाल जल के द्वारा 17.55% जल विद्युत पैदा की जाती है। नवीकरणीय के द्वारा 12.20% है, और परमाणु ऊर्जा के द्वारा 2.12% बिजली पैदा की जाती है। ये इसका अवरोही क्रम है। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब ये देखो बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, एक बार इसको याद कर लो। ये ऐसे कैसे क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, तो आप ऐसे कैसे देख लो इसको। कोई H2S उत्पादित नहीं होता, तो कोई रंग नहीं शुद्ध जल। H2S उत्पादित होता है और उसकी मात्रा अल्प है, मतलब हल्का काला, अल्प जल प्रदूषण। H2S उत्पादित होता है और उसकी मात्रा मध्यम होती है, मतलब काला मध्यम जल प्रदूषण। H2S उत्पादित होता है और उसकी मात्रा उच्च होती है, मतलब गहरा काला उच्च जल प्रदूषण। इसको आप एज इट इज याद कर लो, 4-5 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऐसे कैसे। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। एक साइड लिखा हुआ है प्रदूषण के प्रकार और दूसरी साइड है स्रोत। वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। यहाँ पर लिखा हुआ है बिंदु और गैर बिंदु स्रोत जैसे उद्योग इत्यादि के उत्सर्जन से। उद्योग, थर्मल, विद्युत संयंत्र और मोटर वाहनों का उत्सर्जन, सड़क, वायुयान, औद्योगिक और उच्च क्षमता वाले सोनार, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग। और यहाँ पर हमें ये मिलान करना है। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे को जहां तक लगता है इससे सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। और यदि देखो ऐसे क्वेश्चन तो कभी गलत मत करना प्लीज। आप ऐसे क्वेश्चनों को गलत कर रहे हो जो बहुत डिफिकल्ट है, आपके पढ़े हुए नहीं है, तो उसमें दुख नहीं होता। लेकिन आप यदि इस टाइप के क्वेश्चन गलत करोगे ना, तो आपको खुद को बहुत ज्यादा दुख होगा जब आप आंसर की मिलाओगे और आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो गलत करने ही नहीं चाहिए किसी हाल में। बताओ भाई लोगों की इसका सही आंसर क्या होगा? देखो को थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं। वायु प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण है, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण है। यहाँ पर ये है। अब देखो सड़क, वायुयान, औद्योगिक और उच्च क्षमता वाले सोनार, इनसे तो क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण होगा। ठीक है, ध्वनि से रिलेटेड हो गई है भाई। सड़क पर ध्वनि निकलती है, वायुयान से ध्वनि निकलती है, एरोप्लेन चलता है। औद्योगिक और उच्च क्षमता वाले सोनार, इनसे भी बहुत तेज वाली आवाज निकलती है, ध्वनि प्रदूषण हो गया। अब देखो उद्योग, थर्मल, विद्युत संयंत्र और मोटर वाहनों का उत्सर्जन, यहाँ पर भी उत्सर्जन की बात हो रही है मोटर वाहनों से। तो मोटर वाहनों से उत्सर्जन क्या होती है? धुआं निकलती है मोटर वाहनों से। उद्योगों से धुआं निकलती है, विद्युत संयंत्रों से धुआं निकलती है। तो धुआं निकलती है तो उससे क्या होगा? वायु प्रदूषण होगा। ये समझ में आ गया? वायु प्रदूषण उद्योग, थर्मल, विद्युत संयंत्र, मोटर वाहनों के उत्सर्जन से हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण सड़क, वायुयान, उद्योग और उच्च क्षमता वाले सोनारों से हो रहा है। इसके बाद में हम बात करते हैं भूमि प्रदूषण के बारे में। अब प्यारे साथियों भूमि प्रदूषण किससे हो रहा है? हम जमीन में ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो अधिक से अधिक रासायनिक पदार्थों के उपयोग से क्या हो रहा है? भूमि प्रदूषण हो रहा है। बिंदु और गैर बिंदु स्रोतों से क्या हो रहा है? जल प्रदूषण हो रहा है। अब बिंदु और गैर बिंदु
स्रोत जैसे उद्योग इत्यादि के उत्सर्जन। अब ये बिंदु गैर बिंदु क्या होता है, यहाँ पर हम इसको बहुत डिटेल से नहीं समझेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं। बाकी जो हमारा पेड बैच था फुल डिटेल वाला, वहाँ पर मैंने चारों के चारों प्रदूषणों को पढ़ाया था, बहुत अच्छे से मैंने इनको समझाया था। तो यदि आपने पेड बैच वाली क्लासें देखी होंगी तो हर हाल में इस क्वेश्चन को आप 100% ठीक ही करोगे, किसी भी हाल में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन नील क्रांति के आदर्श को प्रदर्शित करता है। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नील क्रांति है क्या, नील क्रांति किससे संबंधित है, यह आपको पता होना चाहिए। जैव उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना, देश में मत्स्य पालन की पूर्ण क्षमता के विकास के लिए अनुकूल परिवेश बनाना, वहनीयता की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए मत्स्य पालकों की आय में बढ़ोतरी करना, वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए वानिकी में वैज्ञानिक शोध को प्रोत्साहित करना, देश में मत्स्य पालन के समग्र विकास को बढ़ावा देना, समुद्री फिश जैसे नए क्षेत्रों में शोध करना। बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। 2 3 5, 2 3 1, 1 4 6। मतलब आपको यदि इसके बारे में पता है ना, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल 100% ठीक करोगे, और वो भी मात्र 15 सेकंड। मतलब क्वेश्चन को जैसे पढ़ना शुरू करोगे ना, तुरंत इसका आंसर लगा दोगे आप, यदि आपको केवल नील क्रांति के बारे में पता है तो। देखो प्यारे साथियों, जो नील क्रांति है वो मत्स्य से संबंधित है, मछली से संबंधित है। नील क्रांति मत्स्य से संबंधित है, मछली से संबंधित है, फिश इंडस्ट्री से संबंधित है। अब इन स्टेटमेंटों में से जो भी स्टेटमेंट मछली से संबंधित है ना, वो प्यारे साथियों इसका आंसर होने वाला है। जैव उद्यानों के विकास को बढ़ावा देना, जैव उद्यानों से रिलेटेड हो गया, नील क्रांति से संबंधित नहीं है क्योंकि मछलियों से संबंधित नहीं है, इसलिए गलत। देश में मत्स्य पालन को पूर्ण क्षमताओं के विकास के लिए अनुकूल परिवेश बनाना, मछली से संबंधित है, और ये जो मछली को बढ़ावा दे रहा है, जो फिश इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा दे रहा है, 100% ये ठीक हो गया। वहनीयता की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए मत्स्य पालकों की आय में बढ़ोतरी करना, बिल्कुल जो मत्स्य पालक हैं उनकी आय में बढ़ोतरी की बात हो रही है, तो तीसरा भी ठीक होगा। इसके अलावा प्यारे साथियों, वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए वानिकी में वैज्ञानिक शोध को प्रोत्साहित करना, ये वन से रिलेटेड हो गया, इसलिए गलत है। देश में मत्स्य पालन के समग्र विकास को बढ़ावा देना, यहाँ पर भी मत्स्य पालन के विकास को बढ़ावा देने की बात हो रही है, इसलिए ये ठीक होगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या क्या हुआ प्यारे साथियों, पहला तो पांचवा हो गया, इसके अलावा तीसरा हो गया और दूसरा हो गया। तो दूसरा, तीसरा और पांचवा स्टेटमेंट यहाँ पर फिश इंडस्ट्री को बढ़ावा देने से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर ये नील क्रांति से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन को उन कैंडिडेटों ने ठीक कर दिया होगा जिनको पता है कि नील क्रांति किससे जुड़ा हुआ है। जीवन की योजना में मिट्टी इस जीवन का मूलभूत संसाधन है को निम्नलिखित भूमिका का निर्वहन करती है। जीवन की योजना में मिट्टी इस जीवन का मूलभूत संसाधन है जो निम्नलिखित भूमिका का निर्वहन करती है। अब जीवन की योजना में मिट्टी इस जीवन का मूलभूत संसाधन है, भाई मिट्टी है वो इस जीवन का मूलभूत संसाधन है। अब कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो इस बात को प्रूव कर रहे हैं। पहला, यह कार्बन का भंडार है। दूसरा, यह जंतु जगत के निमित्त खाद्य और ऊर्जा की संवर्धन का माध्यम है, इससे जैविक समुदायों का ऑक्सीजन मिलता है। यह जल की बड़ी मात्रा को नैसर्गिक भंडार है। यहाँ पर ये 4 स्टेटमेंट हैं। इन 4 स्टेटमेंटों में से बताना है प्यारे साथियों कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो इस बात को साबित कर रहे हैं कि प्यारे साथियों जो भूमि है वो जीवन का मूल, जो मिट्टी है वो जीवन का मूल संसाधन है। बताओ, इस क्वेश्चन को भी आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ठीक कर दोगे। और प्यारे साथियों, यदि आप इस टाइप के क्वेश्चन गलत कर रहे हो, सच्ची बता रहा हूँ, आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा जब आप आंसर की मिलाओगे और आपको पता चलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन हमारे गलत हो गए और हमारे सभी के सभी दोस्तों की ये क्वेश्चन ठीक हो गए। ठीक है भाई, जो क्वेश्चन हम पढ़ के नहीं गए, जिस टॉपिक के बारे में हम जानते नहीं, जो क्वेश्चन बहुत टफ है, तो वो आपका नहीं बहुत सारे लोगों का गलत होगा, और उसमें आपका भी दोष नहीं क्योंकि वो आपका पढ़ा हुआ नहीं है। आप ये सोच लोगे कि यार सभी चीजों को थोड़ी ना पढ़ेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आपके सभी दोस्तों का ठीक हो रहा है, केवल आपका गलत हो रहा है। जो क्वेश्चन ऐसे लोगों का ठीक हो रहा है जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा, ऐसा क्वेश्चन जो बिल्कुल इजी है, यदि आप थोड़ा सा सही ढंग से सोचे तो उस क्वेश्चन को ठीक कर सकते हो। यदि ऐसा क्वेश्चन गलत होता है ना, रियलिटी में बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, दिल टूटने वाली बात होती है वो। तो आपको ऐसे क्वेश्चन तो कतई गलत नहीं करने हैं। तो बताओ प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा।
1 2 3 1 2 4 2 3 4 1 3 4। देखो, यह कार्बन का भंडार है, ये बात बिल्कुल सही है भाई। मिट्टी है जो कार्बन का भंडार है, यह जंतु जगत के निमित्त खाद और ऊर्जा की संवर्धि का माध्यम है। बिल्कुल सही है भाई। जंतु जगत को खाद और ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? मिट्टी से मिल रही है। इससे जैविक समुदायों को ऑक्सीजन मिलती है। भाई मिट्टी से ऑक्सीजन कहाँ मिलती है? आप खुद बताओ, आपको मिट्टी से ऑक्सीजन मिलती है क्या? भाई किसी को भी मिट्टी से ऑक्सीजन नहीं मिलती, इसलिए यहाँ पर ये गलत होगा। यह जल की बड़ी मात्रा का नैसर्गिक भंडार है। भाई जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो हमारा कहाँ से आ रहा है? मिट्टी से ही आ रहा है। मिट्टी क्या करती है? पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, उसे नीचे ले जाकर स्टोर कर लेती है, फिर हम बोरवेल के माध्यम से उस पानी का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 3 ठीक हो गए और ये हमारा गलत हो गया, ये वाला। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसका पर्यावरण पर सकारात्मक मानव प्रभाव है? निम्नलिखित में से किसका पर्यावरण पर सकारात्मक मानव प्रभाव है? वनों की कटाई, अत्यधिक आबादी, प्रदूषण और संरक्षण। निम्नलिखित में से किसका पर्यावरण पर सकारात्मक मानव प्रभाव है? मतलब कौन सा है जिसका मानव के ऊपर, ऐसा कौन सा है जिसका जिसका पर्यावरण के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? किसका पर्यावरण पर सकारात्मक मानव प्रभाव है? ऐसे कौन सी एक्टिविटी है जो मानव करता है और उसका पर्यावरण के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? ये क्वेश्चन का मेन मीनिंग है जो क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है। वनों की कटाई है, अत्यधिक आबादी है, प्रदूषण है, संरक्षण है। बताओ क्या है यहाँ पर प्यारे साथियों? देखो, वनों की कटाई मानव करता है लेकिन इससे पर्यावरण को नुकसान होता है। अत्यधिक आबादी, जनसंख्या बढ़ाने का काम मानव खुद कर रहा है लेकिन इसका पर्यावरण पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, वो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोग जो खाली जगह थी पहले की, जहाँ पर वन उगे हुए थे, जहाँ पर पर्वत थे, उनको काट कर आजकल मकान बना रहे हैं, तो पर्यावरण पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। दिन प्रतिदिन जबरदस्त तरीके से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। भाई प्रदूषण मानव खुद फैला रहा है, तो उसका पर्यावरण के ऊपर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। संरक्षण, संरक्षण का काम भी मानव खुद स्वयं करता है। भाई हम पेड़ों को काटते नहीं हैं, हम पेड़ लगाते हैं। हम हर एक तरीके से कोशिश करते हैं कि पर्यावरण को हम किसी न किसी तरीके से बचा कर रखें। तो ये भी मानव खुद काम कर रहे हैं, लेकिन इसका पर्यावरण के ऊपर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, ना कि नकारात्मक। इसलिए यहाँ पर ये जो कंजर्वेशन है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? कंजर्वेशन, संरक्षण, यहाँ पर बिल्कुल 100% ठीक आंसर है। और प्यारे साथियों, यदि आपका फिलहाल में यदि 20-25 नंबर क्वेश्चन ठीक होने का स्कोर हो रहा है, पिछले एग्जामों में यदि आपके कभी 20 क्वेश्चन ठीक होते हैं, कभी 21 क्वेश्चन ठीक होते हैं, कभी 22 क्वेश्चन ठीक होते हैं, फर्स्ट पेपर में आपका बहुत अच्छा स्कोर नहीं होता, सब्जेक्ट में आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है, और अब की बार भी आपके मन में ये डर बैठा हुआ है कि यार अब की बार भी फर्स्ट पेपर में हमारा अच्छा स्कोर होगा कि नहीं होगा। प्यारे साथियों, यहाँ पर नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है और उस क्रैश कोर्स का टारगेट है 35+ क्वेश्चन ठीक करना। ठीक है, उस क्रैश कोर्स में प्यारे साथियों 20 दिन के टारगेट के साथ हमने वो क्रैश कोर्स डिजाइन किया था कि 20 दिन में यदि आप रेगुलर 5 से 5.5 घंटे पर डे पढ़ते हो तो बिल्कुल आसानी से कंप्लीट क्रैश कोर्स को आप पढ़ सकते हो, उसे अच्छे से याद कर सकते हो और बिल्कुल आसानी से आप 35+ क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। भाई क्रैश कोर्स ज्वाइन करोगे तो अंडरस्टैंडिंग टाइप के चाहे फैक्चुअल टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको ठीक करोगे, ये पूरी संभावना है। अब क्रैश कोर्स में मैं जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा उसके बारे में बता देता हूं। प्यारे साथियों, क्रैश कोर्स में हम आपको बहुत डिटेल वाला कंटेंट नहीं प्रोवाइड करवाएंगे, बिल्कुल स्मार्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। अब स्मार्ट कंटेंट क्या होता है? देखो, स्मार्ट कंटेंट हम उस कंटेंट को कहते हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जहां पर हर एक लाइन से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना होती है। जो स्मार्ट कंटेंट होता है उसमें प्यारे साथियों आपको एक भी लाइन ऐसी पढ़ने को नहीं मिलती जिसको पढ़कर आपको ऐसा लगे कि यार ये लाइन क्यों लिख दी, इस लाइन को हमें पढ़ना नहीं चाहिए। स्मार्ट कंटेंट में प्यारे साथियों आपको हर एक लाइन पढ़नी होगी, हर एक लाइन से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना होती है। तो यदि आप चाहते हो बचा हुआ जो टाइम है इसमें थोड़ी सही ढंग से तैयारी करके फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करने का आपका टारगेट है, आप चाह रहे हो कि हमारे फर्स्ट पेपर में 35+ क्वेश्चन ठीक हो जाएं जिससे कि हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए, तो प्यारे साथियों आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल नाम मात्र चार्ज है
ओनली 500 रुपये चार्ज है फिलहाल में, ठीक है। इससे कम चार्ज किसी भी हाल में नहीं होगा, फिर आप चाहे कभी भी ज्वाइन करो। यहाँ पर आपको मैं PDF भी दूंगा, वीडियोस भी दूंगा, जैसे लॉजिकल रीजनिंग है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन है, DI है, मैथ है और रीजनिंग है। ये अंडरस्टैंडिंग टाइप की यूनिट है, इसलिए आपको इनके प्यारे साथियों क्या मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, PDF मिलेंगे। आप एक बार वीडियो को देखोगे आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ से अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उनको आप अच्छे से समझकर ठीक कर दोगे। बात की जाए हायर एजुकेशन की, इन्वायरमेंट की और कंप्यूटर की, ये प्यारे और करंट अफेयर की, ये 4 ऐसा पोर्शन है जहां से याद करने वाले क्वेश्चन बनते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक दो अंडरस्टैंडिंग टाइप के भी क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन ये सारा सब कुछ आप PDF से बहुत अच्छे से समझ लोगे। तो इन्वायरमेंट, ICT, करंट अफेयर और हायर एजुकेशन, इनका आपको PDF मिलेगा। PDF में हर एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण होगी और बहुत ही स्मार्ट तरीके से तैयार किया हुआ कंटेंट है। हर एक लाइन से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरे जो क्रैश कोर्स का जो कंटेंट है उसकी ये विशेषताएं हैं। और प्यारे साथियों, क्रैश कोर्स लेने के बाद में ऑलमोस्ट आप आसानी से यदि सारे सिलेबस को अच्छे से कवर कर लेते हो, अच्छे से उसको पढ़ लेते हो, याद कर लेते हो, तो 100% प्यारे साथियों 35+ क्वेश्चन ठीक कर लोगे। तो आप चाहते हो क्रैश कोर्स लेना, तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मैं कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ। नाम मात्र चार्ज है केवल 500 रुपये, इससे कम चार्ज होगा ही नहीं, ये आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न करने वाली ऊर्जा उत्पादक तकनीकी कौन सी है? ऐसी कौन सी तकनीक है जिसके द्वारा बिल्कुल न्यूनतम प्रदूषण होता है? मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक थर्मल पावर है, फिशन आधारित नाभिकीय ऊर्जा है और फोटोवोल्टिक है। तो बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? कौन सा ऐसा मेथड है जिसके द्वारा विद्युत उत्पादित होती है लेकिन प्रदूषण बिल्कुल शून्य होता है? तो प्यारे साथियों, उस टेक्निक का नाम है फिशन आधारित नाभिकीय ऊर्जा। बाकी जो फोटोवोल्टिक होता है इससे भी बिल्कुल नाम मात्र, सॉरी फोटोवोल्टिक होगा यहाँ पर। देखो फोटोवोल्टिक में सीन क्या है प्यारे साथियों, देखो ओवरऑल देखी जाए तो जो थर्मल पावर है, मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक है और फिशन आधारित नाभिकीय ऊर्जा है, इनसे जो पोल्यूशन होता है वो होता है लेकिन कम होता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता इनसे। जो थर्मल पावर है इनसे ज़्यादा होता है। यदि मैं यहाँ पर बात करूँ कि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन कौन सी टेक्निक करती है, तो प्यारे साथियों जो थर्मल पावर है ना, इससे सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। थर्मल पावर से सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। जो फोटोवोल्टिक सेल है ये कोई प्रदूषण करता ही नहीं है। फोटोवोल्टिक सेल क्या होता है, पहले लोग इनके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन आजकल हो सकता है आपके खुद के मकान में फोटोवोल्टिक लगा हो या फिर आपके खेतों में लगा हुआ हो। मकानों में, खेतों में नहीं लगा हुआ तो आपके रोड पर जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, जो रोड पर लाइट लगी हुई है, उन लाइटों के ऊपर एक छोटी सी प्लेट लगी हुई होगी और एक बैटरी रखी होगी नीचे बॉक्स में। तो वो जो प्लेट है ना, वो क्या है, फोटोवोल्टिक सेल है। वो क्या करता है, सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब करके और उन्हें लाइट में कन्वर्ट करता है और फिर उस लाइट से प्यारे साथियों क्या जलती है, वो ट्यूबलाइट या वो CFL जलती है। इसके अलावा प्यारे साथियों आपने एक बैटरी और आती है यूज करने की, जिसको हम दिन में दोपहर में बाहर रख देते हैं उजाले में, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश आता रहता है, वो चार्ज हो जाती है और फिर उसको हम नाइट में जला लेते हैं। तो जो फोटोवोल्टिक सेल होता है ना, उससे प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होता। भाई कहाँ से होगा प्रदूषण, मतलब 0% पोल्यूशन होता है फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रदूषण कौन करता है, थर्मल पावर करता है। ताप, ये कोयला जलाकर प्रदूषण हो रहा है, गैस जलाकर हो रहा है, पेट्रोल जलाकर हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे कम ये, और ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है जिसको हर कोई ठीक कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, फोटोवोल्टिक सेल होगा। क्या होगा, फोटोवोल्टिक सेल होगा। केंद्रीय वानिकी आयोग CFC के अनुसार हमारे देश में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो प्यारे साथियों हमारे देश में बताओ टोटल कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो हमारे CFC के अनुसार हमारे देश में टोटल 16 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 16 प्रकार के वन। देखो आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से क्वेश्चन को
सबसे मेन क्वेश्चन को पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ना है, बिल्कुल माइंड फ्रेश करके पढ़ना है क्वेश्चन को। अदरवाइज इस तरीके की आप गलतियां कर दोगे। जैसे अभी यहाँ पर फिशन आधारित नाभिकीय ऊर्जा, हमें लगा था यह फिशन है, फिर बाद में पता चला नाभिकीय है, आगे पढ़ा फोटोवोल्टिक है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं और वो इमोशनली तरीके से हो जाता है, यार ये तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। हमारे से ऑलमोस्ट ऐसी मिस्टेक होती है। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते ऐसा आता है, यार ये तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन होगा, इसको तो मैं ठीक कर लेता हूँ, हमारे मन में ये विचार आता है। फिर हम और भी स्पीड करते हैं, यार ये तो इजी क्वेश्चन है, इसको मैं बिल्कुल तुरंत सोल्व कर सकता हूँ। हम अपनी क्या करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे, स्पीड बढ़ा के चारों के चारों ऑप्शनों को बहुत स्पीड से पढ़ेंगे और डायरेक्टली हम बिना सोचे बिना समझे किसी भी ऑप्शन को लगा देंगे। जैसे अब भी सी को लगाया, किसी भी ऑप्शन को लगा देंगे, बाद में पता चलेगा कि यार ये तो गलत हो गया। तो क्वेश्चन कितना भी इजी क्यों ना आए, आपको 1-2 सेकंड का तो टाइम देना ही देना है उस क्वेश्चन को समझने के लिए, उस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले, ठीक है। चाहे कितना भी इजी क्वेश्चन क्यों ना आए, आप उस क्वेश्चन का जब आंसर लगा रहे हो ना, तो उस आंसर को लगाने से पहले आपको कम से कम 1-2 सेकंड का तो टाइम देना ही है कि मैं ये वाला आंसर ही क्यों लगा रहा हूं, बाकी के आंसर क्यों नहीं लगा रहा, जो मैं ऑप्शन सही करने जा रहा हूं मैं इसे ही क्यों सेलेक्ट कर रहा हूं, बाकी के ऑप्शनों को सेलेक्ट क्यों नहीं कर रहा। आपको ये हर हाल में सोचना है। अदरवाइज हम ऐसे क्वेश्चनों को गलत कर बैठेंगे जो पूरी दुनिया में सबके ठीक है, केवल हमें छोड़कर। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं प्यारे साथियों, कितना भी इजी क्वेश्चन क्यों ना आए, जब आप कोई भी आंसर सेलेक्ट कर रहे हैं और आप मार्क कर रहे हैं, तो उससे पहले आप चाहे 1-2 सेकंड के लिए सोचें, लेकिन एक बार जरूर सोचें कि मैं ये ही क्यों कर रहा हूं, चाहे कितना भी इजी क्वेश्चन क्यों ना हो। इस वाले से इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, लेकिन हम जल्दबाजी में आकर और उन क्वेश्चनों को गलत कर देते हैं जो बिल्कुल इजी होते हैं। क्योंकि जो टफ क्वेश्चन है वहां पर हम दिमाग लगाते हैं, मजबूरी में दिमाग लगाते हैं, उस क्वेश्चन को हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। और जो इजी क्वेश्चन है वहां पर हम हड़बड़ाहट में हो जाते हैं, जल्दबाजी कर लेता है, अरे यार ये तो बिल्कुल ईजी है, उसको हम कुछ ही और कर देते हैं, गलत कर देते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो इस तरीके से ये हमने टोटल 22-23 क्वेश्चन किए यहां पर। चलो और भी करते हैं हम। ओलावृष्टि से लगी हुई फसल नष्ट होती है, भारत में ओलावृष्टि केवल जाड़े के मौसम में होती है। भाई ओलावृष्टि से लगी हुई फसलें नष्ट हो जाती हैं, भारत में ओलावृष्टि केवल जाड़ों के मौसम में होती है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, भारत में ओलावृष्टि से लगी हुई फसलें नष्ट हो जाती है, भारत में ओलावृष्टि केवल जाड़ों के मौसम में होती है। अब यहां पर ये 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है, ए और आर दोनों सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ए सही आर गलत, ए गलत आर सही। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूज डालते हैं ये 2 ऑप्शन, सही व्याख्या है या सही व्याख्या नहीं है। इसका मैं एक अलग से वीडियो बना के वहां पर भी आपको समझा दूंगा कि सही व्याख्या करना, सही व्याख्या न करने का मतलब क्या होता है। लेकिन आप यहां पर बताओ आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो सबसे पहले तो ये पता चलाओ कि दोनों स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं। ओलावृष्टि से लगी हुई फसलें नष्ट हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। भारत में ओलावृष्टि केवल जाड़े के मौसम में होती है, ये भी ठीक है। अब देखो ये वाली जो बात है, ओलावृष्टि में लगी हुई फसलें नष्ट हो जाती हैं, अब एक शब्द जोड़ो आप, क्योंकि। क्योंकि भारत में ओलावृष्टि केवल जाड़ों में होती है। फिर एक शब्द जोड़ो, इसलिए ओलावृष्टि से लगी हुई फसलें नष्ट होती हैं। तो क्या ये वाला जो अभी कथन था इसका ये कारण है? भाई ये जो बात है, क्या इस बात का ये वाला कारण है? और क्या ये कारण सही है? यदि सही है तो व्याख्या कर रहा है, और यदि सही नहीं है तो व्याख्या नहीं कर रहे हैं। अब देखो यहां पर ओलावृष्टि से लगी हुई फसलें नष्ट हो जाती हैं, ये बात बोल रहा है कि ओलावृष्टि से लगी हुई जो फसलें वो नष्ट हो जाती है। अब आपको इसका कारण पता चलाना है कि ओलावृष्टि से लगी हुई फसलें क्यों नष्ट हो जाती हैं।
अब इस कारण को पढ़ना है कि भारत में ओलावृष्टि केवल जाड़े के मौसम में होती है। ओलावृष्टि से लगी हुई फसलें नष्ट हो जाती है, तो क्या केवल जाड़े में ओलावृष्टि होना इसका कारण है? प्यारे साथियों, ये बात तो ठीक है कि भाई ओलावृष्टि केवल जाड़ों में होती है, लेकिन ओलावृष्टि से लगी हुई फसलें नष्ट हो जाती हैं, इसका ये वाला कारण नहीं है। इसका कारण यदि यहाँ पर स्टेटमेंट होता कि ओलावृष्टि के दौरान जो ओले होते हैं वो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, या हो सकता था कि ओलों की वजह से जो फसलें हैं वो टूट फूट जाती हैं, जैसे गेहूं है, पका हुआ गेहूं है, उसके ऊपर जब ओला गिरेगा तो वो पेड़ टूट जाएगा, पेड़ नष्ट हो जाते हैं। ये इसके रीजन हो सकते थे, लेकिन केवल जाड़ों में ओलावृष्टि होना ये इसका रीजन नहीं है। इसलिए प्यारे साथियों, दोनों स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। सूर्य से उद्भूत ऊर्जा का कितना प्रतिशत अंतरिक्ष में पुनः विकिरित होता है? अब प्यारे साथियों, इसको हम एल्बिडो बोलते हैं। जब मैं इन्वायरमेंट में पढ़ा दिया था आपको, ये अंडरस्टैंडिंग टाइप का क्वेश्चन, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको वो कैंडिडेट ठीक कर पाएंगे जिनको पता है इसके बारे में एल्बिडो क्या होता है। देखो, सूर्य की किरणें पृथ्वी के धरातल पर आती हैं। अब कुछ किरणें होती हैं जो टकराकर वापस अंतरिक्ष में चली जाती हैं। भाई, सूर्य की किरणें पृथ्वी के धरातल पर आती हैं, कुछ किरणें होती हैं जो पृथ्वी के धरातल से टकराकर वापस अंतरिक्ष में चली जाती हैं। तो जो किरणें वापस अंतरिक्ष में चली जाती हैं टकराकर, उन किरणों को हम क्या बोलते हैं? एल्बिडो बोलते हैं। और ये फिक्स वैल्यू है प्यारे साथियों, जो पृथ्वी का एल्बिडो है उसका मान है 35%, लेकिन यहाँ पर 30% है, जो 35% के निकटवर्ती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी ठीक होगा। बाकी ओवरऑल एल्बिडो की वैल्यू है जो 35% है। भारत में सूखा स्थिति स्थापन के बारे में एक अध्ययन किया गया। निम्नलिखित में से किन राज्यों में सूखा से निपटने का सर्वाधिक स्तर देखा गया? बताओ, सूखे से निपटने के लिए सर्वाधिक स्तर कहां कहां पर देखा गया? तो प्यारे साथियों, ये देखा गया है सिक्किम, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश में। सर्वाधिक हानिकारक पर्यावरणीय प्रदूषक कौन सा है? यहाँ पर कुछ प्रदूषक है, इनमें से आपको पता चलाना है कि सबसे ज्यादा हानिकारक कौन सा है, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कौन सा है। ह्यूमन मानव जैव अपवर्ज्य है, निष्ठा जन्य अपवर्ज्य है, विष्ठा जन्य अपवर्ज्य है, गैर जैव अपक्षरणीय रसायन है, नेचुरल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन एक्सेस है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा गैर जैव अपक्षरणीय रसायन। भाई, सर्वाधिक हानिकारक वो प्रदूषक होते हैं जो जैविक पदार्थों के द्वारा अपचयित नहीं किए जाते, जो जैविक पदार्थों के द्वारा या जैवों के द्वारा नष्ट नहीं किए जाते। भाई, जो प्लास्टिक होती है वो सबसे ज्यादा खतरनाक प्रदूषक क्यों है? प्लास्टिक को आप जमीन के अंदर कितने साल के लिए दबा दो, वो वैसी की वैसे ही निकलेगी। क्यों? क्योंकि उसका जैवों के द्वारा, जो पृथ्वी के अंदर उपस्थित कीड़े मकोड़े जो जीव हैं उनके द्वारा उसका अपक्षरण नहीं होता। भाई, एक तो आप लकड़ी को जमीन के अंदर दबाओ और एक आप प्लास्टिक की पॉलीथीन को दबाओ। जो लकड़ी है ना, वो साल, 1.5 साल, 6 महीने में वो क्या हो जाएगी? मिट्टी में बदल जाएगी। तो उसका क्या होगा? जीवों के द्वारा अपक्षरण कर लिया जाएगा, जीवों के द्वारा उस लकड़ी को मिट्टी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जो आपने प्लास्टिक की कोई भी, चाहे वो पॉलीथीन हो चाहे वो कुछ भी हो प्लास्टिक का, उसको जो आपने दबाया जमीन के अंदर, वो ऐसे कैसे निकलेगी? क्योंकि प्लास्टिक का किसी भी कीड़े मकोड़ों के द्वारा अपक्षरण नहीं किया जाता। तो सबसे ज्यादा खतरनाक वो प्रदूषक होते हैं जिनका जीवों के द्वारा किसी तरीके से अपक्षरण नहीं किया जाता। प्राकृतिक गैस बहुत, एक मिनट। जलवायु परिवर्तन भारत में सामाजिक तनाव बढ़ाएगा। मौसम की चरम स्थिति की आवृत्ति और तीव्रता का खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। बताओ प्यारे साथियों, यहां पर सही आंसर क्या रहने वाला है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, ए और आर दोनों सही, आर ए का सही व्याख्या, ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं, ए सही आर गलत, ए गलत आर सही। तो प्यारे साथियों देखो, जलवायु परिवर्तन भारत में सामाजिक तनाव को बढ़ाएगा। भाई बिल्कुल ठीक बात है, जलवायु परिवर्तन होता जा रहा है,
वो सामाजिक तनाव को दिन प्रतिदिन बढ़ाता जा रहा है, ये बिल्कुल बात ठीक है। मौसम की चरम स्थिति की आवृत्ति और तीव्रता का खाद्य सुरक्षा पर बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़ता है। प्यारे साथियों, आवृत्ति का मतलब होता है बदलाव। तो मौसम की जो स्थिति में बदलाव होता जा रहा है वो भी बहुत तेज गति से, उसका खाद्य सुरक्षा के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता जा रहा है। आज देख लो भाई, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहां पर अब देखो मौसम किस तरीके से बदल रहा है और किस तरीके से खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव पड़ रहा है, उसको मैं आपको समझाता हूं। न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे आप, रबी की फसल थी, गेहूं वगैरह उगे हुए थे, लोगों के पकने की स्थिति में थे, कटने की स्थिति में थे, जबरदस्त तरीके से ओलावृष्टि हुई, पूरी पूरी फसल चौपट हो गई। ठीक है, गेहूं की सरसों की पूरी पूरी फसल चौपट हो गई। सरसों की फसल को ज्यादा ठंड ने नुकसान पहुंचा दिया और गेहूं की फसल को ओलावृष्टि ने नुकसान पहुंचा दिया, पूरी पूरी फसल चौपट। खाद्य सुरक्षा पर संकट आ गया। मौसम में क्या हुआ था, बदलाव हुआ था। तो यहां पर दोनों बातें ठीक है, एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं ये। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण की जैव सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण की जैव निगरानी के लिए उपयुक्त पादप है। श्वेत देवदार काई सेवाक है। टमाटर और पत्तेदार सब्जियां, तंबाकू, अंगूर और बाग सेम है। अखरोट, आड़ू और ग्लेडियोलस है। तो बताओ यहां पर सही आंसर क्या होगा। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण की जैव निगरानी के लिए क्या क्या उपयुक्त है प्यारे साथियों, श्वेत देवदार है, काई है और सेवाक है। भूकंप को बड़ा होने की संज्ञा दी जाती है यदि रिएक्टर पैमाने पर इसका प्रभाव निम्न में से निम्न क्षेत्र में होगा। भूकंप को बड़ा होने की संज्ञा दी जाती है यदि रिएक्टर पैमाने पर इसका प्रभाव निम्न क्षेत्र में होगा। प्यारे साथियों, ये वाला जो क्वेश्चन है याद करने वाला भी है। इस क्वेश्चन को वो कैंडिडेट ठीक करेंगे जो पढ़े हुए हैं, लेकिन ध्यान रखना इस क्वेश्चन को वो लोग भी 100% ठीक करेंगे जो कभी कभी अखबार पढ़ते हैं। भाई जो रेगुलर अखबार पढ़ते हैं ना, वो कैंडिडेट तो इस क्वेश्चन को 100% हर हाल में ठीक करेंगे। लेकिन जो कैंडिडेट कभी साल 2 साल में या महीने 6 महीने में अखबार पढ़ लेते ना, वो क्वेश्चन कैंडिडेट भी इस क्वेश्चन को 100% ठीक करेंगे। अब ऐसा क्यों भाई, भूकंप आता है, न्यूज़पेपर में लिखा रहता है कि 7.6 की तीव्रता का भूकंप आया जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। 8.1 की तीव्रता का भूकंप आया, उसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। 2.3 की तीव्रता का भूकंप आया जिसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। 4.5 की तीव्रता का भूकंप आया जिसकी वजह से हल्का फुल्का नुकसान हुआ। ऐसा अखबार में लिखा आता है। भाई जब 2.3 की तीव्रता का भूकंप आया कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। जब 4.5 की तीव्रता का भूकंप आया थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। जब 7.6 की तीव्रता का नुकसान हुआ, ज्यादा नुकसान हुआ। और जब प्यारे साथियों 8.1 की तीव्रता का भूकंप आया तो बहुत जबरदस्त तरीके से नुकसान हुआ। तो आपने समझ लिया होगा कि जब यह वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, नुकसान कम होगा, और जब ये वैल्यू ज्यादा होगी तो भूकंप से नुकसान ज्यादा होगा। और भूकंप से नुकसान ज्यादा कब होगा, जब भूकंप बहुत तेज होगा। भूकंप से कम नुकसान कब होगा, जब भूकंप बहुत तेज नहीं होगा। जब 2.3 की तीव्रता का भूकंप आता है तो हमें पता ही नहीं चलता कि भूकंप भी आया है। और जब 8.1 की तीव्रता का भूकंप आएगा ना भाई, मकान गिर जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि भूकंप आ गया। पहली बात तो बच नहीं पाएंगे, बाई चांस बच गए तो फिर बाद में जी नहीं पाएंगे कि यार सब कुछ तहस नहस हो गया, पता नहीं मैं भी मर जाता दब के। तो ये तो समझ लिया होगा कि जैसे जैसे रिएक्टर स्केल का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे भूकंप की तीव्रता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे नुकसान बढ़ता जाएगा, उसे हम बड़ा भूकंप कहेंगे। सबसे कम नुकसान होगा प्यारे साथियों इस वाले हालात में, इससे ज़्यादा नुकसान होगा इस वाले हालात में, इससे ज़्यादा नुकसान होगा इस वाले हालात में, और सबसे ज़्यादा नुकसान होगा इस वाले हालात में। ठीक है, तो रिएक्टर स्केल का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा भूकंप का मान बढ़ता जाएगा, भूकंप बड़ा होता जाएगा, भूकंप से नुकसान बढ़ता जाएगा, भूकंप की तीव्रता बढ़ती जाएगी। तो ये थे प्यारे साथियों ऐसे क्वेश्चन जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थे, जिनको वो कैंडिडेट बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं जिन्होंने इसको सही ढंग से पढ़ा है। मतलब जिन्होंने क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ लिया ना, वो कैंडिडेट इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल 100% ठीक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्योग में जल की अधिकतम खपत होती है। और प्यारे साथियों फिर से मैं आपको एक बार क्रैश कोर्स के बारे में बता देता हूं
यदि आप चाहते हो बचे हुए टाइम में सही ढंग से पढ़कर 35 प्लस क्वेश्चन ठीक करना, फर्स्ट पेपर की वजह से आपका नेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा, जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पा रहा, लेकिन आप जून 2023 में हर हाल में जेआरएफ या नेट क्वालिफाई करना चाहते हो, फर्स्ट पेपर में 35 प्लस क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो, तो प्यारे साथियों क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बैच लेने के बाद में, क्रैश कोर्स लेने के बाद में आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि उस टाइम हमने ये बैच ज्वाइन करके गलत कर लिया था। जिस दिन आप रिजल्ट आएगा ना, उस दिन आप 100% ये ही सोचोगे कि यार उस दिन हमने एक सबसे अच्छा डिसीजन लिया क्रैश कोर्स लेकर, जिसकी वजह से हमारा फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर हो गया और आज हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हो गया। तो यदि आप फर्स्ट पेपर में 35 प्लस क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो तो क्रैश कोर्स ले सकते हो। नाम मात्र 500 रुपये चार्ज है। मतलब ओवरऑल बात की जाए प्यारे साथियों, तो यार मतलब 500 रुपये बिल्कुल नॉमिनल चार्ज होता है। क्या होता है? बिल्कुल नॉर्मल चार्ज होता है। इतने की तो एक महीने में चाय पी जाते हैं बहुत सारे लोग। दिन की 4 चाय भी पी रहे हैं तो प्यारे साथियों 600 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में जल की अधिकतम खपत होती है? इंजीनियरिंग में, वस्त्र में, ताप विद्युत संयंत्र में, कागज और लुगदी में। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। सबसे ज्यादा जल का खपत किस में होगा? ताप विद्युत संयंत्र में होगा। यहाँ पर कितना खर्च होगा? 87.87% होगा। इसके अलावा प्यारे साथियों कागज लुगदी में कितना खर्च होता है जल का? 2.26%। इसके अलावा प्यारे साथियों वस्त्र उद्योग में कितना खर्च होता है जल का? 2.07%। और इंजीनियरिंग में कितना खर्च होता है प्यारे साथियों? 5.05%। तो सबसे ज़्यादा थर्मल में हुआ, उससे कम इंजीनियरिंग में हुआ, उससे कम प्यारे साथियों वस्त्र में हुआ, और सबसे कम कागज और लुगदी में हुआ। तो इस तरीके से ये इन्वायरमेंट के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जहाँ से क्वेश्चन बनने का पूरा चांस होता है। फिर से मैं कहूँगा पेपर सोल्व करने से पहले आप एक बार इन वीडियोस को जरूर देखना, स्पीड बढ़ाकर देखना। क्रैश कोर्स लेना चाहो तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।